हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जशन। वेलकम करता हूं आपका इस पॉडकास्ट सीरीज बी द चेंज एक नए एपिसोड। आज का पॉडकास्ट एपिसोड बहुत ज्यादा डीप होने वाला है क्योंकि इसमें हम ऐसी चीजें शेयर करेंगे। ऐसी चीजें कुछ लोगों को मिथ लगती हैं और कुछ लोगों को ये लाइफ चेंजिंग लगती हैं कि क्या हम अपने चक्रास को खोल सकते हैं, क्या ये फ्रीक्वेंसी का गेम है, क्या हमारा मोटिव क्या है इस धरती पर आने का। तो इस सब को शेयर करने आज हमारे साथ हमारे फेवरेट रजत सर प्रेजेंट है। वेलकम करता हूं मैं आपका, रजत सर। थैंक यू सो मच जशन, थैंक यू अगेन। सो लुकिंग फॉरवर्ड कि ये बहुत पहले वाले हमारे पॉडकास्ट की तरह ये भी काफी ज्ञान वाला, काफी नॉलेजफुल सेशन होने वाला है। तो ये सेशन बहुत ज्यादा डीप होने वाला है। अगर आप इससे जुड़ेंगे तो काफी आपकी जो ये डाउट्स हैं क्लियर होंगे। और अगर आप पहला एपिसोड देख रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा क्योंकि एंड तक आते आते काफी ऐसी नई चीजें सर ने इसके अंदर डिस्कस करी हैं। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा सर हमारे पहले क्वेश्चन से कि एक इंसान का, हम मानव शरीर में इस धरती पर आए हैं, एक इंसान का अल्टीमेट ट्रुथ क्या है। कुछ लोग पैसे के पीछे भागते हैं, कुछ माया के पीछे, कुछ किसी चीज के पीछे, कुछ सोचते हैं कि संन्यास अपनाकर वो इस जीवन को सफल बना सकते हैं। तो क्या ये अल्टीमेट ट्रुथ है, क्या चीज है, क्या ऐसा गोल है जिसके लिए हम इस धरती पर आए हैं? तुमने पहले क्वेश्चन में ही सिक्सर मार दिया। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है जशन कि मतलब हर चीज यहीं पे शुरू हो जाती है, यहीं पे खत्म हो जाती है कि सच क्या है। और हर किसी के लेवल पे, हर किसी की चेतना जैसे बढ़ती रहती है, कॉन्शियसनेस बढ़ती रहती है, उसके लिए सच की डेफिनेशन भी चेंज होती रहती है। किसी बच्चे के लिए सच कुछ और है, किसी किसी फिफ्थ ग्रेडर के लिए सच कुछ और है। पर जैसे जैसे आप एक वो अनियन के छिलके की तरह पील्स उतारते रहोगे, लेयर कोर में पहुंचते रहोगे, आप उस वास्तविकता का जो सच है एक दिन आएगा, आप उसको जान जाओगे। अब अगर आपने पूछा है कि असली में अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, तो सुनो। सच्चित आनंद का जो सत्य है वो असली में ट्रूथ है। उस अल्टीमेट कॉन्शियसनेस चित और उस एटर्नल ब्लिस को जब आप एक्सपीरियंस कर पाओगे, तब समझ लेना कि आपने उस सत्य को भी पा लिया है। परम ब्रह्म ही सच है। वो परम ब्रह्म, वो परमात्मा जिसकी हम आत्मा एक अंश हैं, वो परम ब्रह्म जो एक ही समय में हर जगह है, सर्वव्यापी है, सर्वस्व है और कहीं भी नहीं। एक ही टाइम पे, एक ही समय पे वो सब कुछ है और कुछ भी नहीं। वो परम ब्रह्म जिससे पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, पूरी सृष्टि की क्रिएशन हुई है, और एक दिन महाप्रलय के दिन उसी में हम सबको मिल जाना है। मतलब वो अल्टीमेट परम ब्रह्म which is at the same time everything and nothing, which is everywhere and nowhere, from where everything is created and into which everything will dissolve one day into nothingness. पिछले पॉडकास्ट में मैंने बोला था परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, जो कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में बताया है। जब तक हम इस अपरा प्रकृति से निकल नहीं जाएंगे, हम इस छल में, इस माया में, इस डिल्यूजन को सच मान के जन्म मरण की साइकिल में लगे रहेंगे। हमारा परम कर्तव्य इस मानव शरीर को पाने का, इस अपरा प्रकृति के चंगुल से निकल के उस परा प्रकृति में, उस परम ब्रह्म में लीन हो जाने का है। वेदों में हमें सिखाया गया है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही वो ब्रह्म हूं। वो परम ब्रह्म कहीं बाहर मुझे नहीं ढूंढना, अपने अंदर ढूंढना है, मैं ही उसका एक अंश हूं। वेद में एक और बहुत महत्वपूर्ण हमें जीवन का सच सीखने को मिलता है, तत्वम असि। तत्वम असि का मतलब क्या है? दैट दाउ आर्ट, वो तुम हो। वो क्या?
जिसको तुम हमेशा बाहर ढूंढते आए हो वो तुम हो, जिसको तुम जन्म जन्मांतरों से बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम हो, जिसकी खोज में तुम हमेशा से भटकते रहे वो तुम हो। समस्त सुख और दुख का कारण तुम हो, झूठ और सच का कारण तुम हो, अपमान और सम्मान का कारण तुम हो, जीत और हार, सफलता और असफलता का कारण तुम हो। अब ये द्वैत कहां से आ रहा है? सुख दुख, सम्मान अपमान, जीत हार, सफलता असफलता, ये द्वैत कहां से आ रहा है और एक कारण कहां से आ रहा है? यही मैंने पहले तुम्हें बताया था। इस द्वैत को हमें खत्म करके अद्वैत में जीवन को स्थित करना है, अद्वैत में खुद को स्थित करना है। इसीलिए मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था, हमारे शरीर के अंदर भी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, वहां तक जब तक वहां हमारे प्राण चलते रहेंगे ऊपर नीचे, जब तक हम वहां से श्वास लेते रहेंगे, जब तक हमारी प्राणिक लाइफ फोर्स के लिए हम ईरा और पिंगला का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब तक हम इस द्वंद में फंसे रहेंगे। हमें वहां से अपने प्राणों को खींचकर विड्रॉ कर रीढ़ की हड्डी के बीच में, सुषुम्ना नाड़ी के बीच में भगवान परम ब्रह्म को मिलने के लिए सुषुम्ना नाड़ी से अपने प्राण को ऊपर की तरफ जिस दिन हम ले गए, उस दिन हम सच के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। इसलिए हमें उस सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जाकर इस कारण को, इस अद्वैत को खत्म कर अपने इन कर्मों को भस्म कर, क्योंकि इन कर्मों से ही ये अद्वैत, इन कर्मों से ही ये द्वैत, ये कारण जन्म लेता है, जो हमारे जन्म मरण का कारण है। तो अपनी सुषुम्ना नाड़ी से अपने कर्मों को भस्म करते हुए हमें अपने निर्मल स्वरूप, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसमें स्थित होना, उस परम ब्रह्म में जहां से हम आए हैं खुद को दोबारा लीन कर देना, उससे मिल जाना, यही सत्य है। अब ये कैसे हो सकता है? ये कारण, ये अद्वैत, हम सुषुम्ना नाड़ी से कैसे अपने प्राणों को ऊपर ले जाकर इस द्वैत को, इस कर्मों के बंधन को से हम मुक्त हो सकते हैं? वो हो सकते हैं केवल योग से। अब चाहे आप उसको भक्ति योग बोलो, भक्ति योग करो, महान है भक्ति योग भी, चाहे आप राजयोग करो, चाहे आप क्रिया योग करो, चाहे आप सहज योग करो, चाहे आप ज्ञान योग करो, मंजिल एक है। इसलिए मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? अब मैं तुमसे पूछता हूं, मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ा धर्म है अपने आप को इस परम ब्रह्म से मिलाने की प्रक्रिया, सबसे बड़ा धर्म है। मतलब योग सबसे बड़ा धर्म है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म नहीं है, ये धर्म कांड हम लोगों ने बनाए हैं। जिस चीज को हम सच सोचते हैं, वो अंधविश्वास और वो विश्वास, वो बिलीफ और वो सुपरस्टिशंस, उसके बेसिस पे अपना जीवन को चलाना, अपने जीवन जीना, उसको हम धर्म मान के बैठे हैं। तो धर्म ये नहीं है, ये सब धर्म कांड है हमारे बनाए हुए। धर्म है, सबसे बड़ा धर्म लोग कहते हैं परोपकार है, पर उससे भी बड़ा धर्म मनुष्य जाति के लिए अगर कोई है तो वो है योग। ये प्रक्रिया जिससे अपनी आत्मा को उस परमात्मा, उस सच में मिलाना है। इसीलिए रमन महर्षि ने बोला है, योर ओन सेल्फ रियलाइजेशन इज द ग्रेटेस्ट सर्विस यू कैन रेंडर द वर्ल्ड। मतलब तुम्हारा अपना आत्मज्ञान, किसी और पे परोपकार नहीं, तुम्हारा अपना आत्मज्ञान, यही एक ऐसी चीज है जो दुनिया के लिए, विश्व के लिए तुम्हारा सर्वोत्तम परोपकार होगा। कृष्णा ने अर्जुना को महाभारत में युद्ध से पहले क्या बोला था? यदा यदा ही धर्मस्य। यदा यदा ही धर्मस्य का क्या मतलब है? कृष्ण ने बोला था जब पाप और अधर्म बढ़ेगा तब तक मैं आऊंगा। अब वो अधर्म क्या है?
वो किसी का खून करना, किसी को हानि पहुंचाना, किसी का मर्डर करना, वो अधर्म नहीं है, वो पाप नहीं है। वो पाप और अधर्म का कॉन्सिक्वेंस है, एक रिजल्ट है। अधर्म क्या है? तुम्हारा खुद को परमात्मा से, परम ब्रह्म से अलग मानना अधर्म है, अज्ञानता है। सोचो, अगर तुम अभी भी अहम ब्रह्मास्मि अपने अंदर, अपने कण कण से महसूस करते हो, कोई गलत काम कर पाओगे? हर किसी में तुम्हें वही अपना अपना अंश दिखेगा, जिसको ग्लोबल वन कॉन्शियसनेस बोलते हैं, एक चेतना बोलते हैं। अल्टीमेट सबकॉन्शियस। तो गलत काम करना अधर्म नहीं है, वो तो एक उसका सिम्टम है, एक एंड रिजल्ट, एक कॉन्सिक्वेंस है। अधर्म है खुद को उससे अलग अपने आप को महसूस करना, अज्ञानतावश, अपने तमोगुणवश, अपने पुराने कर्मों के वश। तो यदा यदा ही धर्मस्य, वो धर्म क्या है? वो धर्म है खुद को, अपने आप को परमात्मा से मिलाना। और वो परमात्मा जो सब कुछ है और कुछ भी नहीं, वो ही सत्य है। सब कुछ उससे ही आता है, सब कुछ उसी में नष्ट हो जाता है, बाकी सब कुछ एक सपना है। जी जशन। सर हमारे वेदास में बात करी गई है एको हम बहु स्वामी, मतलब श्री विष्णु कहते हैं कि मैं एक हूँ, एक होने के बावजूद भी मैं हर जगह प्रेजेंट हूँ, एक होने से ज्यादा होने की मंशा रखता हूँ। और इसे सर सिंपली अगर हम समझना चाहें तो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देयर इज अ सन और देयर आर सेवरल पोर्ट्स कंटेनिंग वाटर, कि हम अलग अलग पोर्ट्स हैं जिनके अंदर अलग अलग कंटेंट ऑफ वाटर है विद डिफरेंट शेप्स, और डिपेंडिंग अपॉन आवर शेप हम उस सनलाइट को रिसीव कर रहे हैं। तो क्या हम ऐसे समझ सकते हैं कि देयर इज एन अल्टीमेट सबकॉन्शियस अल्टीमेट ट्रुथ जो कि अपना रेज भेज रहा है, और डिपेंडिंग अपॉन आवर ओन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हम उसे रिसीव कर पा रहे हैं हम सब एक। एब्सोल्युटली। मैं हमेशा यही बोलता जाता हूँ, अपने चैनल पे भी, तुम्हारे साथ पॉडकास्ट पे भी, घूम फिर के तुम कोई भी क्वेश्चन पूछो, मैं एंड में वो चीज घुसा ही देता हूँ। क्या? कि हम उस सुपर कॉन्शियसनेस का एक अंश हैं। हमने अपने ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर, हमने कारण शरीर, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर, उसके ऊपर स्थूल शरीर, उसके ऊपर तमोगुण, उसके ऊपर अपने संस्कार, वृत्तियां, वो सब इतना मल इकट्ठा कर लिया है कि हम भूल चुके हैं हम कौन है। हमें बस अपना एंटीना, योग से, कोई भी योग करो, हमें बस ऐसे सरेंडर कर देना है, और अपना एंटीना हमें खोलना है शरीर का, कि वो जो रेस जो तुमने बोली, वो जो फ्रीक्वेंसी, वो जो तुमने बोली, वो जो वाइब्रेशंस जो आ रही हैं, उसको हम रिसीव कर पाए अपने एंटीना में, अपने ट्रांजिस्टर में, और हमारा डीएनए अपग्रेड हो, और हम वहीं उस प्रकाश में, उस सफेद प्रकाश में फिर से मिल जाए, अपना अस्तित्व को भूल के परम ब्रह्म बन जाए, अहम ब्रह्मास्मि बन जाए। सर अब एक नया क्वेश्चन आता है, जो मतलब एक इंसान रिसर्च करते हुए जब जब इस लेवल पर पहुंचता है, इस इंटेलेक्ट पर पहुंचता है, तो वो इस दुनिया को सिर्फ एक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर देखने लग जाता है। उसके लिए ये दुनिया कुछ नहीं, माया, जिसे हमारे वेदास में या फिर उपनिषद में डिस्कस किया गया है, जिसे आप वेस्टर्न फिलोसफर या साइंटिस्ट कहते हैं स्ट्रिंग थ्योरी, कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ अ फ्रीक्वेंसी। तो सर जो ये फ्रीक्वेंसी है, जो है ना, ये एनर्जी का गेम है, कि लोग बिलीव करते हैं कि अलग अलग डायमेंशंस है, अलग अलग डायमेंशंस है। कुछ डायमेंशन हम फील कर पा रहे हैं, एंड देयर आर सेवरल डायमेंशंस जो हमारी बुद्धि से परे हैं, हमारे, हम उन्हें फील नहीं कर सकते। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, कुछ टाइम पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो भी बनाया था सेम इसी टॉपिक पे। अगर कोई साइंटिस्ट है जिसने इतना किया है हमारी मनुष्य सभ्यता के लिए, मानव सभ्यता के लिए, कि उसकी प्रशंसा करना कम है, वो है निकोला टेस्ला। उसको उतना सम्मान मिलता नहीं है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। निकोला टेस्ला, वन ऑफ द ब्रिलियंट जीनियसेस ऑफ आवर टाइम्स, उसने क्या बोला है? उसने बोला है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। हर चीज को एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी से समझाया जा सकता है, साइंस से समझाया जा सकता है, विज्ञान से समझाया जा सकता है। अगर वहां तक विज्ञान आज नहीं पहुंचा,
तो आप उसको मेटाफिजिक्स से समझा सकते हो, और कल को विज्ञान भी वहां तक पहुंच जाएगा। अब कुछ लोग बात करते हैं जगत की टर्म्स में, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत। कुछ बात करते हैं डायमेंशंस, थर्ड डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन, सेवेंथ डायमेंशन, नाइन्थ डायमेंशन। और कुछ लोग बात करते हैं लोकों के, उसमें मृतलोक, मेहरलोक, ब्रह्मलोक, तपलोक, देवलोक। अब ये चीज है क्या, अलग अलग है या सेम है? एक ही चीज है। मैं समझाने के लिए कभी किसी टर्मिनोलॉजी का यूज करता हूं, कभी किसी का, कभी किसी का। अब है क्या, स्थूल जगत को एक फ्रीक्वेंसी बैंड मिल गया है, इसकी फ्रीक्वेंसी यहां से यहां तक होगी। इसके बाद सूक्ष्म जगत को एक फ्रीक्वेंसी बैंड मिल गया, उसके बाद कारण जगत को एक फ्रीक्वेंसी बैंड मिल गया। अब इसके अंदर ग्रैन्युलर लेवल पे और डीप लेवल पे, इसके बीच में भी फ्रीक्वेंसी का बाइफर्केशन होके, स्प्लिट होके हमने डायमेंशन बना दी। अब भाई जगत तो 3 है और डायमेंशन है 12। पहली बात ये भी है, बहुत लोग आपको बोलेंगे 9 डायमेंशन है, बहुत लोग आपको बोलेंगे 5 डायमेंशन है, कुछ बोलेंगे 20 डायमेंशन है, कुछ अलग अलग नंबर। 12 डायमेंशन है, ये परम सत्य है। अब वो 12 डायमेंशन कुछ उसमें से स्थूल जगत के बीच में है, कुछ उसमें से सूक्ष्म जगत के बीच में, जो फ्रीक्वेंसी बैंड है सूक्ष्म जगत का, उसके बीच में है, बहुत ही फाइनर लेवल पे स्प्लिट अप होके, कुछ कारण जगत में है, और ये सब फ्रीक्वेंसी है। अभी हम थर्ड डायमेंशन को देख पा रहे हैं, इसके ऊपर की डायमेंशन को इसलिए नहीं देख पा रहे, हम अभी उस थर्ड डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर हमारी एग्जिस्टेंस है, इसके अलावा हम और कुछ नहीं देख सकते। बड़े बड़े योगी जो अपने सामने देवों को देखते हैं, देवियों को देखते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को देखते हैं, जो तपलोक में है, जो ब्रह्मलोक में है, कैसे उन्होंने तप से, उन्होंने योग से अपनी फ्रीक्वेंसी को उस लेवल तक ले गए हैं कि उनकी बॉडी उस फ्रीक्वेंसी को कैच कर सकती है, उनका एंटीना उस फ्रीक्वेंसी को कैच कर सकता है। ऐसे ही लोग हैं, 14 लोग हैं, 7 लोग हमारे से नीचे, एक हमारा भूलोक, इसके ऊपर 6 लोग। अब वो 14 लोग भी सेम वैसे ही स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के अंदर स्प्लिट अप हो रखे हैं। अब हमारी बॉडी, हमारे शरीर के अंदर, मैंने 12 डायमेंशन आपको बताई, हमारे शरीर में 12 स्ट्रैंड्स, 12 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए है। ये साइंस भी जानती है, कोई भी देख सकता है। अब उस 12 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए में, स्ट्रैंड को आप मान लो छोटे छोटे पाइप मान लो डीएनए के अंदर, आसान भाषा में समझने के लिए। अब उसमें से 12 स्ट्रैंड में से 2 स्ट्रैंड एक्टिव है हमारी बॉडी में जशन, 10 स्ट्रैंड एक्टिव ही नहीं है। साइंटिस्ट को कहते हैं जंक डीएनए, ये गार्बेज है, कूड़ा है, इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब परमात्मा ने, सृष्टि ने जो हमारे अंदर दिया है, चाहे वो एक बाल हो, चाहे वो एक नाखून हो, चाहे वो एक सेल हो, चाहे वो एक कुछ भी हो, हर चीज का एक कुछ ना कुछ मकसद है। कुछ ऐसा नहीं है कि उसकी कोई इस्तेमाल नहीं है, उसकी कोई यूज नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, और फिर भी हमें हमारी शरीर में वो दे रखा है भगवान ने। साइंटिस्ट उस चीज को अपने इस लिमिटेड थर्ड डायमेंशनल विजडम से, 3D वाली ये चेतना से उसको समझ नहीं पाते, वो बात अलग है, वो उनकी प्रॉब्लम है। जिस भी आप सेल्फ रियलाइज्ड पुरुष को देखोगे, जिस भी आप सेल्फ रियलाइज जीवन मुक्त सोल को देखोगे, उसके बॉडी में देख ले, साइंस देख ले, साइंटिस्ट देख ले उसकी बॉडी में कितने डीएनए एक्टिव है, उनको पता चल जाएगा। अभी हम थर्ड डायमेंशन में जी रहे हैं, हमारे 2 स्ट्रैंड एक्टिव हैं। 5th डायमेंशन में जाएंगे 4 स्ट्रैंड एक्टिव होंगे, 9th डायमेंशन में जाएंगे 8 स्ट्रैंड एक्टिव होंगे, एक एक बढ़ते बढ़ते। मैंने बताई 12 डायमेंशन। जब हम 12वीं फाइनल डायमेंशन में होंगे, हमारे कितने स्ट्रैंड एक्टिव होंगे? 11। और जब हमारा फाइनल 12वां स्ट्रैंड एक्टिव हो जाएगा,
हमें पूरी 12 डायमेंशन को पार करके, इस अपरा प्रकृति को पार करके उस परा प्रकृति में जाके, उस परम ब्रह्म में, उस सफेद लाइट में, सफेद प्रकाश में लीन हो जाएंगे। और जैसे जैसे हमारे डीएनए एक्टिव होते रहेंगे, ये जो भी हम हार्ड मास के हैं, हम इस मैटर से लाइट की तरफ, E=mc², इस मैटर से लाइट की तरफ हम अग्रसर होते रहेंगे, हम उस प्रकाश की तरफ, हमारी बॉडी लाइट होती रहेगी। इसलिए स्थूल शरीर से हम सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, ये डायमेंशंस ऊपर ऊपर हम चलते रहेंगे। हमारी बॉडी सटल एंड सटल एंड सटल एंड सटल होती रहेगी, घनत्व कम होता चला जाएगा। तो ये हम हर चीज साइंस से समझा सकते हैं। और जैसे एक चीज और, अब कोई ये मत, मैंने पहले भी ये कितनी बार बोला है कि स्वर्ग की बात होती है तो ऊपर देखते हैं, नर्क की बात होती है तो नीचे देखते हैं। ऊपर नीचे कुछ नहीं है, हम एक फ्लोटिंग बॉल हैं। ऊपर नीचे कहीं भी देखो ईथर है, आकाश है, आकाश तत्व है, सब कुछ यही है। अब तुम्हारे घर में जशन तुम टेलीविजन देखते होगे, कितने चैनल्स आते हैं? 300 चैनल, 1000 चैनल उस एक बॉक्स के अंदर। ऐसा नहीं है जिस कमरे में तुम टेलीविजन देखते हो यहां तुम्हारा एनडीटीवी घूम रहा है ऊपर, यहां तुम्हारा आज तक घूम रहा है, यहां तुम्हारा कलर्स घूम रहा है। सब कुछ एक टेलीविजन के अंदर है। और कैसे तुम एक टेलीविजन से, अगर तुम्हें एक चैनल से दूसरा चैनल देखना होता है, तुम क्या करते हो? तुम रिमोट कंट्रोल से बटन दबाते हो, बस। अब वो रिमोट कंट्रोल ने क्या किया, एक फ्रीक्वेंसी बैंड जो तुम देख रहे थे उसने दूसरे फ्रीक्वेंसी बैंड पे शिफ्ट कर दिया। मतलब सरकार ने ये एक फ्रीक्वेंसी बैंड एक चैनल वाले, एक ब्रॉडकास्टिंग चैनल को दे रखा था, वो चैनल उस पर अपना चैनल ब्रॉडकास्ट करता था, वो तुम देखते थे। अब जैसे ही तुमने अपना बटन दबाया, वो फ्रीक्वेंसी चेंज होके अब तुम दूसरा चैनल, दूसरी रियलिटी देख रहे हो, पहली रियलिटी नहीं देख पा रहे हो। ऐसे ही हम हैं, हम जैसे ही अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे हमारी रियलिटी चेंज हो जाएगी। हम जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे, हम नीचे के डायमेंशंस तो देख सकते हैं पर अपने से ऊपर की नहीं देख सकते। इसलिए हमारे बीच अभी ऊपर के लोगों के जो लोग, जो दिव्यात्माएं हैं, वो अगर चाहे तो वो हमें देख सकती हैं, पर हम उन्हें इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि एक आम इंसान की दृष्टि, तीसरी आंख उतनी पैनी नहीं है, उसने योग नहीं किया, वो उस फ्रीक्वेंसी से नहीं, उसकी बॉडी उस हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर सकती। तो सब कुछ यही है। इसलिए आपका सतयुग भी यही है, आपका कलयुग भी यही है। कहीं आपको ऊपर, कहीं आसमान में कहीं नहीं जाना, सब कुछ यहीं पर है। जी जशन। बहुत डीप नॉलेज है सर, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने ऑडियंस से, अगर आप इसी डीप नॉलेज को जानना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो सर का चैनल है, मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पे जाकर देख सकते हैं। इधर सर मैं एक और क्वेरी पूछना चाहूंगा कि वेस्टर्न फिलोसोफर साइंटिस्ट बात करते हैं सबकॉन्शियस हीलिंग की। अभी जो आपने बताया था 12 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए के बारे में, एक्टिवेशन ऑफ दीज स्ट्रैंड्स थ्रू मेडिटेशन, अफर्मेशन एंड मैनिफेस्टेशन, क्या वही है जो हमारे वैदिक साइंसेस में डिस्कस किया गया है? क्या आज वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं जो ये बहुत बात करते हैं? जैसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी है, उन्होंने पूरी किताब लिखी है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, कि कैसे हम अफर्मेशन से मैनिफेस्ट करके एक हीलिंग पावर को जनरेट कर सकते हैं। तो क्या ये हीलिंग पावर उसी 12 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए से आती है? देखो, एफर्मेशन इतनी एक स्ट्रॉन्ग चीज है ना, बल्कि परमहंस योगानंदा, स्वामी शिवानंदा, जितने भी इंडिया में बड़े बड़े सेज हुए हैं, सबने कहा एफर्मेशन पावर है। एफर्मेशन में, एफर्मेशन वैसे ही काम करती है जैसे मंत्र काम करते हैं आपके। जैसे महामृत्युंजय मंत्र, कोई अगर महामृत्युंजय मंत्र को पूरी निष्ठा से, पूरी कंसंट्रेशन से, पूरे ध्यान से अगर करे, उसके चारों तरफ सुरक्षा कवच बन जाता है। उसको चाहे दिखे ना दिखे, पर एक योगी को दिख सकता है। ऐसे ही गायत्री मंत्र, ऐसे ही अफर्मेशन। अब एक हमारे योगियों ने हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जहां चित्त वहां ध्यान, यहां या जहां प्राण वहां ध्यान। तो एफर्मेशन का केवल यह मतलब नहीं है कि बस आप मुंह से मटरिंग कर रहे हो, मरमरिंग कर रहे हो और उसका असर हो जाएगा। जो आप अफर्मेशन कर रहे हो
उसको इतना सबकॉन्शियस माइंड से, उस थॉट से एक होना है, उस थॉट को अपने अंदर फील करना है। और हीलिंग होती है, हीलिंग क्या, मैजिकल चीजें होती हैं, मिरेकल्स होते हैं। इसी को कॉन्शियस को क्रिएशन भी कहते हैं कई लोग, कॉन्शियस को क्रिएशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। कि आपको अगर अमीर होना है तो लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाके भगवान मुझे अमीर बना दो, मुझे अमीर बना दो। इसका मतलब आप खुद मान रहे हो, आप यूनिवर्स में एनर्जी भेज रहे हो कि मैं अभी मैं अमीर गरीब नहीं हूँ। हूं, अभी अमीर नहीं हूं, इसलिए मुझे बना दो। तो आप कभी अमीर नहीं होगे। आपका पर्स खाली हो, बटुआ खाली हो, अंदर कुछ ना हो, और आप ऐसी एनर्जी से जियो कि आप इस दुनिया के राजा हो। भगवान थैंक यू सो मच, मेरे पास इतना, इतना आपने मुझे दिया। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या बोल रहे हो कि मेरे पास बहुत कुछ है। आप यूनिवर्स से वो एनर्जी अट्रैक्ट करोगे और ऐसे सर्कमस्टेंस बनेंगे कि आप जिस चीज को चाहते हो वो चीज होगी। मगर इसमें एक कैच है बहुत, क्योंकि वेस्टर्न लोगों को वो चीज नहीं पता जो हमारे भारतवर्ष में, हमारे सनातन धर्म में हमारे ऋषि मुनियों ने खोज करके बताई है। इसमें एक ये कैच है, क्योंकि भगवान भी इतना अनाड़ी नहीं है। भाई तुम जन्मों जन्मांतर से बुरे बुरे कर्म करते आओ, लोगों को मारते आओ, लोगों को हानि पहुंचाते आओ, लोगों का पैसा छीनते आओ, और अब तुम कॉन्शियस को क्रिएशन अपने सब कॉन्शियस से सोचो मैं बहुत अमीर हूं और सब कुछ अच्छा अच्छा होने लग जाएगा तुम्हारे साथ। तो फिर लॉ ऑफ कर्मा कहां गया, एक्शन एंड रिएक्शन कहां गया? तो जो हमने बोला ना सबकॉन्शियस, अब ये चीजें जशन, ये चीज ज्ञान से आती हैं, यस सर। ये चीज खुद एक्सपीरियंस से आती हैं, ये चीज बुक पढ़ के नहीं आएंगी। अब एक इंसान पे वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, दूसरे पे नहीं करता। क्यों? पुराने कर्म जैसे अगर आपके होंगे, अगर आपका कोई पुराने कर्म है जो अभी इस जन्म में आप प्रारब्ध कर्म लेके आए हुए हो, अगर वो ऐसे हैं कि आपने किसी का कुछ नुकसान किया हुआ था, आपने किसी का कुछ मारा हुआ था, और अब उसका रिएक्शन आना है, तो प्रारब्ध कर्म से मैंने बताया था आपका माइंड, आपका लॉजिक, आपका सबकॉन्शियस सब कुछ चेंज हो जाता है। आप सोचने की कोशिश करोगे सबकॉन्शियस माइंड में, पर वो सोच नहीं पाओगे, वो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा बीच में तमोगुण का। क्योंकि वो जो पुराने कर्म तुमने किए हैं वो तो तुम्हें अब भुगतने हैं। तो अब तुम दूसरी, उससे अलग रिजल्ट वाली चीज कैसे सोच लोगे अपने दिमाग में? यस सर। क्योंकि वो विजडम इज इम्पैक्टेड, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर प्रारब्ध कर्म। तो ये नहीं है बस कि कॉन्शियस क्रिएशन, कॉन्शियस को क्रिएशन और ये एफर्मेशंस करनी है और काम अच्छे ना करो। कर्म तुम्हें हमेशा अच्छे करने हैं, एक्शंस तुम्हें हमेशा अच्छे करने हैं, अच्छी चीजें सोचनी है। करो चाहे ना करो, अच्छी चीजें सोचनी है। सब कुछ तेरा भाव रे, एवरीथिंग इज योर थॉट्स। मैंने फिर से, निकोला टेस्ला ने क्या बोला था, तुमने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था? एवरीथिंग इज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन। विचार, विचार क्या है? थॉट्स क्या है? वेव। वेव क्या है? वाइब्रेशन। योगी लोग कैसे किसी का दिमाग पढ़ लेते हैं? वो उसकी थॉट, दिमाग से जो वेव फॉर्म्स निकल रही हैं उसको पढ़ लेते हैं, उसको डिकोड कर लेते हैं। तो किसी का तुम्हारे दिमाग में आया कि इसको मैं हानि पहुंचाऊंगा, तुम चाहे हानि पहुंचाओ ना, तुम ये बोलो मैंने फिजिकली तो हानि पहुंचाई नहीं, पर तुमने उस टाइम दिमाग में वो विचार बना लिया, वो तुम्हारा कर्म बन गया। इसलिए कहते हैं अपना मेंटल प्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दिमाग जहां तुम्हारा प्योर हुआ, विचार जहां तुम्हारे प्योर हुए, फिजिकल बॉडी तो फिर अपने आप उसके पीछे गुलाम है ना, फिजिकल बॉडी तो उसके पीछे भागेगी। माइंड इज द मास्टर, माइंड को कंट्रोल में करना है। फिजिकली तुम क्या करते हो इट डज नॉट मैटर। इसलिए एफर्मेशंस डू वर्क, बशर्ते वो एफर्मेशन कौन करता है, आपके पुराने कर्म आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, आप ने कितना ध्यान किया है, आप अपने माइंड को कितना कंसंट्रेट कर सकते हैं, आप अपने माइंड को कितना सबकॉन्शियस तक लेके जा सकते हैं उस थॉट को। दीज ऑल थिंग्स मैटर। ये सर वो नॉलेज थी जो जानना चाहिए आज के टीम को, जेंजी को, और किसी भी इंसान को जो उसके अपने डेली लाइफस्टाइल में हेल्प कर सकती है। अब सर हमारे अगले क्वेश्चन पे मैं आऊंगा। हमारे लाइफ में कलर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, ये बिल्कुल अलग टॉपिक है इससे। कलर्स, अगर हम साइकोलॉजिकली भी देखें तो मार्केटिंग में यूज होते हैं कलर्स,
और कैसे ये हमारे अंदर अलग अलग फीलिंग्स को जन्म देते हैं, अट्रैक्शन को, अवेयरनेस को, ट्रस्टवर्दीनेस को, अलग अलग चीजों को। तो सर कलर्स का अगर हम स्पिरिचुअली देखें या फिर ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड वाइब्रेशन देखें, क्या महत्व है इस धरती पर? अगर भगवान ने धरती बनानी थी तो ब्लैक एंड व्हाइट क्यों नहीं बना दी? मतलब इतनी टेंशन क्यों ली कि अलग अलग कलर्स, अलग अलग शेड्स, देयर आर अराउंड 10 मिलियन कलर्स जो मैंने अब तक पढ़ा है, और अलग अलग शेड्स हैं, तो इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत थी? जैसे अब तुमने वही बात करी ना, हम सब अभी इस दुनिया में कितने लोग जी रहे हैं, कितने खरब लोग हैं, हम सब उस परमात्मा का एक अंश है, हम सब में वही आत्मा है। हम सब कह सकते हैं आई एम ब्रह्मास्मि, पर हम सब अलग अलग हैं। हम सब में यस सर, डीएनए अलग अलग है, यूनिक। डीएनए के अंदर जो जेनोम है हम सबका अलग अलग है, हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं। अब तुम कहो भगवान ने इतनी टेंशन क्यों ली, 4-5 सेट ऑफ जेनोम बनाता, बांट देता इन ग्रुप्स। सबका अलग अलग है, क्यों? सबके कर्म, सबके तमोगुण, सबकी वृत्तियां, सबके संस्कार, सब कुछ अलग अलग हैं। जो जिनोम में स्टोर है वो किसी का सेम नहीं हो सकता। इसी तरीके से इतने जो ये रंग आ रहे हैं, जो रंग हमारी सृष्टि, हमारी प्रकृति में है, वो कहां से आए हैं? असली में कहां से आए हैं? जब तुम क्या पास करते हो, जश्न तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा बचपन में, तुम क्या पास करते हो उस प्रिज्म से कि वो 7 लाइट में चेंज सनलाइट हो सर, जाता है? सनलाइट से विबग्योर बनता है। सफेद लाइट, यस सफेद यस, प्रकाश, व्हाइट लाइट जब तुम व्हाइट पार लाइट, करते हो वो व्हाइट 7 लाइट सर। में डिवाइड हो जाता है प्रिज्म से जब यस निकलता है। सर, यस सर, अब वो 7 लाइट कौन कौन सी है? विबग्योर, यस सर, जो हम याद करते हैं, ऊपर वॉयलेट, सबसे लास्ट में रेड। वॉयलेट, इंडिगो, इंडिगो, यस ब्लू, सर, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यस सर, अब यही विबग्योर इंद्रधनुष में है। इंद्रधनुष जब आप देखोगे यही 7 रंग हैं। यस सर, फ्रीक्वेंसी नीचे से ऊपर जा रही है। किसने ध्यान नहीं दिया? हमारे चक्रों में, हमारे अंदर जो चक्र हैं जिसकी मैं बात करता रहता हूं, मूलाधार से लेकर सहस्रार, यही यस सर, विबग्योर, यही 7 रंग हैं। मूलाधार जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, उसमें सबसे फ्रीक्वेंसी का रंग लाल, उसके ऊपर स्वादिष्टान चक्र संतरी, उसके ऊपर मणिपूरक चक्र पीला कलर, उसके ऊपर अनाहत चक्र हरा, उसके ऊपर विशुद्धि चक्र जिसको हम कंठ चक्र भी कहते हैं नीला, उसके ऊपर आज्ञा चक्र इंडिगो, और फाइनल सहस्त्रार चक्र 1000 पेटल्स, पेटल लोटस वॉयलेट। तुम्हारे शरीर में वही चीज है जो बाहर है। इसलिए मैं कहता हूं एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज टॉकिंग टू अस, एज इनसाइड सो आउटसाइड, एज अबव सो बिलो। हमारे अंदर यूनिवर्स का माइक्रोकैजम है, बाहर मैक्रोकैजम, अंदर माइक्रोकैजम। वही कृष्णा ने जब कृष्णा मिट्टी खा रहे थे, यशोदा ने डांटा, उनको मुंह खुलवाया, अंदर पूरा ब्रह्मांड दिख गया। तो जो हमारे अंदर है वही बाहर है। और जशन इसी तरीके से हमारी पूरी सनातन धर्म में रंगों पे बहुत ध्यान दिया गया है। ये ऋषि मुनि और साधु लोग भगवे वस्त्र पे इतना स्ट्रेस क्यों देते थे, इतना महत्व क्यों देते थे? भगवा वस्त्र क्या दर्शाता है? भगवा वस्त्र दर्शाता है अग्नि तत्व, पंचभूत में से अग्नि। वो ये दर्शाता है कि अग्नि जैसे होती है, अच्छा बुरा, किसी चीज को वो, किसी चीज से वो पार्शलिटी नहीं करती, जो है उसको भस्म करके कर देती है। इसलिए भगवा वस्त्र जो धारण करते हैं वो ये करते हैं कि उनके अंदर ये जो द्वैत मैंने बताया, सुख दुख सम्मान अपमान, उनके अंदर वो कुछ नहीं है, वो सब कुछ भस्म होके, उनके सारे कर्म वगैरह सब भस्म होके वो उस निर्मल स्वरूप में स्थित हैं। और कुछ योगी सफेद जो वस्त्र धारण करते हैं यस वो सर, भगवे से भी अच्छा होता है। सफेद वस्त्र का मतलब, सफेद वस्त्र उस पीस, सतोगुण को, सतगुण, उस सतोगुण को दर्शाता है, उस सफेद प्रकाश को दर्शाता है परम ब्रह्म के, जिस जहां पे हमें एक दिन जाके मिलना है। इसीलिए
योगी लोग जिस चीज को बिछा के, जिसको आसन की तरह इस्तेमाल करके, जिसके ऊपर बैठ के ध्यान करते हैं, उसको भी वो कहते हैं हो सके तो वो नीचे का जो आपका आसन है वो सफेद रंग का हो। ऐसा ना हो कि लाल रंग का है या बहुत कलरफुल जैसे होते हैं ना, उस टाइप का ना हो, क्योंकि उसका असर पड़ता है। और जहां तुमने बोला कि भगवान, तुम्हारे क्वेश्चन के पहले पार्ट पे फिर से लौटते हैं कि जब भगवान ने इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया कि इतने सारे कलर्स बना दिए। अब वो जब प्रिज्म से, मैंने बताया, जब सफेद प्रकाश यस सर। प्रिज्म से जब पार होता है, पास थ्रू होता है, तभी वो अलग अलग कलर्स में स्प्लिट होता है। यस सर। और वो अज्ञानता है। हम प्रिज्म के इस तरफ हैं, हमें सब ये दिख रहा है, हमें अपरा प्रकृति है, हमें अपरा प्रकृति से परा प्रकृति में प्रिज्म के उस तरफ जाके उस सफेद प्रकाश तक लौटना है, उस सफेद प्रकाश में जाना है। जब हम ज्ञान से भर जाएंगे तो हमें पता चलेगा अच्छा ये सत्य था, ये सफेद प्रकाश यहां से आ रहा था जो उस तरफ हमें ऐसा दिखता है। तो एक इल्यूजन है, एक सपना है, एक माया है। तो हमें उस सफेद प्रकाश में खुद को लेके जाना है। जी जशन। सर अब अर्थ का हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम फिजिकली देखें तो ये वो जगह है जिसपे हम रह रहे हैं। स्पिरिचुअली भी देखें, जैसे आपने वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की बात करी, तो हम बात कर रहे हैं कि ये एक ऐसा समय है, ये ट्रांजिशन पीरियड है जहां पर जो ये अर्थ है, ये एक पीरियड ऑफ असेंशन से गुजर रहा है, एक जर्नी हो रही है इसकी। तो कैसे हम इस जर्नी से कनेक्टेड हैं, क्या इफेक्ट करेगा इस अर्थ का एसेंशन फिजिकली या स्पिरिचुअली हम ह्यूमंस पर? देखो, सबसे पहली बात तो जशन, केवल धरती ही नहीं, हमारी इस पूरे ब्रह्मांड में जो जो चीजें हैं, चाहे वो चंद्र हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो प्लैनेट्स हो, वो सब हमसे कनेक्टेड है। जिस पंचभूत से हम बने हैं उसी पंचभूत से चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, अन्य ग्रह, तारे, सब कुछ बना है। बल्कि हमारी बॉडी प्लैनेट से किस तरीके से कनेक्टेड है, वो हमें कैसे इन्फ्लुएंस करती है, इसी बेसिस पे तो पूरी एस्ट्रोलॉजी है। बाकी ज्योतिष शास्त्र है क्या? पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जब हम सीमेन रिटेंशन, वीर्य रक्षा पे वीडियो बना रहे थे, कि यस चंद्र, सर। मून हमारी बॉडी से कैसे कनेक्टेड है। हमारी बहनें, हमारी माताएं, जिनमें वो पीरियड की साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है 28 दिन की, वो मून की साइकिल से कैसे कनेक्टेड है। मेल्स, हम पुरुष लोग, वो 7 स्टेजेस खाना खाने के बाद जिससे वीर्य बनता है, वो 28 दिन की वो सेम स्टेज है, वो मून से कैसे कनेक्टेड है। फुल मून वाले दिन टाइडल वेव्स, जो समुद्र की लहरें हैं, वो इतनी ऊंची कैसे होती हैं, इतनी एग्रेसिव कैसे होती हैं। यस सर। और वही फुल मून वाली रात को एनर्जेटिकली मेल्स और फीमेल्स में, पुरुषों और स्त्रियों में कैसे वो सेक्सुअल अर्ज की भावना, कैसे वो सेक्सुअल लस्ट की भावना एनर्जेटिकली आती है। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। सूर्य, हम पुराने जमाने में बिना किसी अर्थ के ऐसे ही नहीं सूर्य को सूर्य देव बोलते थे, उसकी पूजा करते थे, उस पे जल चढ़ाते थे। जापान में तो एक पूरा धर्म है, शिंतो रिलीजन, जो केवल सन वर्शिप पे बेस्ड है रिलीजन। और आगे आने वाले टाइम में हम अभी स्क्रिप्चर्स वगैरह सब डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि सन कितना इंपॉर्टेंट है। अब सूर्य में क्या होता है, सूर्य भी हमारी बॉडी से इतना कनेक्टेड है। सूर्य में हर 11 साल में 11 साल की साइकिल होती है, 11 ईयर साइकिल सन की। हर 11 साल की पीक पे, एंड में सूर्य में एक पीक आती है जिसको हम सोलर मैक्सिमम कहते हैं, जिस टाइम सन में सबसे ज्यादा सोलर स्पॉट्स पाए जाते हैं। सन सबसे ज्यादा सीएमईज और कोरोनल मास इजेक्शंस और सोलर फ्लेयर्स छोड़ता है। एक तरीके से पागल हो जाता है सूर्य, सुपर एक्टिव हो जाता है। और ये पाया गया है हमारी धरती पे भी, जब जब सोलर मैक्सिमम हुआ है तब तब बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, तब तब वॉर्स हुई हैं, तब तब ऐसे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिससे पूरी सभ्यता की डायरेक्शन चेंज हो गई। और वो सोलर मैक्सिमम 2025 में आने वाला है। और इस बार का सोलर मैक्सिमम आता तो हर 11 साल में है,
पर इस बार का जो सोलर मैक्सिमम है ये हर योगी को पता है, जो एनर्जेटिकली जो उस ब्रह्मांड से कनेक्टेड है, उस हायर इंटेलिजेंस से कनेक्टेड है। हर योगी इस किसी से पूछ लेना कि जो 2025 का जो सोलर मैक्सिमम होने वाला है, ये कोई साधारण सोलर मैक्सिमम नहीं है। अब वो हमारे ऊपर है कि वो जो सोलर मैक्सिमम है जो 2025 में आने वाला है, उसमें हमें कैसे, किस रास्ते को हमें चुनना है। उस टाइम जो वो हाई एनर्जी आएगी, जिस किसी को पता नहीं है उसको यूज कैसे करना है, वो पागल हो जाएंगे। सड़क पे लोग एक दूसरे को मारते फिरेंगे, हाईवे पे लड़ाइयां होंगी, बड़े बड़े लीडर्स जिनका दिमाग खूब क्या हम इसे युग परिवर्तन के साथ रिलेट कर सकते हैं कर सकते हैं? कि जो, क्योंकि इस बार की जो सोलर मैक्सिमम साइकिल है वो एक आम साधारण साइकिल नहीं है। अब जब एक नॉर्मल इंसान, वो इतनी एनर्जी आएगी कि उनकी खोपड़ी, हमेशा कहते हैं ना खोपड़ी गर्म हो गई, यस सर, मेरा दिमाग गर्म मत कर, तो लोग लड़ेंगे थोड़ी छोटी छोटी बातों पे। और सोचो वर्ल्ड लीडर भी हमारे जैसे इंसान है, जब उनकी खोपड़ी घूमेगी तो क्या होगा, जिनका एक हाथ रिमोट न्यूक्लियर बटन पे रहता है हमेशा। पर जो जो हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वाइब्रेशन, उस हाई कॉन्शियसनेस, उस ऊंची चेतना पे जो लोग जी रहे हैं, वो उस एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करके अपने लिए और बेनिफिशियल बनाएंगे। तो ये सूर्य है कि सूर्य हमसे कैसे कनेक्टेड है। अब तुम्हारे क्वेश्चन आता है कि धरती हमसे कैसे कनेक्टेड है। अभी साइंटिस्ट भी मान चुके हैं कि हमारी धरती की मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम हो रही है, रिकॉर्ड लेवल्स पे कम हो रही है। इतनी कम हो रही है कि दे आर, मतलब उनके पास कोई रीजन नहीं है कि इतनी ज्यादा कैसे कम हो रही है, इतनी हाई स्पीड से कैसे कम हो रही है। हमारी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण, वो कम हो रहा है। हिंदी में पता नहीं होगा। क्योंकि मैग्नेटिक, हमारी धरती एक चुंबक है जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। हम कहते हैं ना नॉर्थ पोल शिफ्ट हो गया, नॉर्थ पोल साउथ बन गया, यस साउथ नॉर्थ बन गया, तो भी है कि चुंबक है। अब हमारी धरती यस की मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड क्यों कम हो रही है? धरती जिस स्पीड से रोटेट करती है वो स्पीड कम हो रही है, धीरे 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 धीरे। और साइंटिस्ट को पता नहीं है क्यों कम हो रही है। अब होता ऐसा है, जब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है धरती की, वो हमारी कुंडलिनी माँ को, हमारी जननी को, जो मूलाधार से ऊपर उठती है और हमारे अंदर चेतना भर देती है, ज्ञान भर देती है, हमें सेल्फ रियलाइज बना देती है, उसको जकड़ के रखती है। इसीलिए पुराने जमाने में योगी तपस्वियों को इतना टाइम लगता था, कितने कितने 50-50 सालों की तपस्या लग जाती थी अपनी कुंडलिनी जागृत करने में। क्यों? वो मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग होती थी कि वो पकड़ के रखती थी। अब मैग्नेटिक फील्ड जब कम हो रही है, तो अब सेल्फ अवेकेंड होना बहुत आसान है, सेल्फ रियलाइज होना बहुत आसान है। उसी टाइम में आप वो प्रोग्रेस पा सकते हैं जो योगी लोगों को बहुत टाइम लगता था पाने में। अब मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड का क्या रिलेशन है? हमारी जशन, अगर मैं एक कील लूं, एक नेल लूं, आयरन नेल, उसके यस सर, चारों तरफ मैं कॉपर की कॉइल लपेट दूं, और जो कॉपर की कॉइल है दोनों साइड में एक बैटरी लगा दूं, तो जो इलेक्ट्रॉन कॉइल के थ्रू जब रोटेट करेंगे वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड सर, यस। सेम ऐसे ही हमारी धरती के अंदर है, ऊपर है क्रस्ट, उसके अंदर है मेंटल, उसके अंदर है इनर कोर और आउटर कोर। यस सर, अब इनर कोर है सॉलिड आयरन, उसको आप ये आयरन नेल मान लो। यस उसके ऊपर है मोल्टन आयरन और निकल आउटर कोर में, जिसको आप ये कॉपर की कॉइल मान लो। यस सर, अब सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट सब रोटेट करते हैं, और सब अलग अलग स्पीड से रोटेट करते हैं। इसलिए जब इनर कोर और आउटर कोर भी रोटेट करता है अलग अलग स्पीड से, तो उनमें एक फ्रिक्शन आती है, जिसकी वजह से जो भी मैंने एग्जांपल दिया आयरन नेल और कॉपर का, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट यस होती है।
अब जितनी स्पीड जब कम हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम जनरेट होने लगेगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस टाइम पे कम क्यों नहीं हो इस टाइम पे कम क्यों हो रही है? क्योंकि ये युग परिवर्तन का टाइम है। हम हमेशा कहते रहते हैं ना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अरे ये इल्यूमिनाटी, फ्री यस ये ग्लोबल एलीट ये कर रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं। हाँ, मैंने बताया जब युग परिवर्तन का फाइनल क्लाइमैक्स का टाइम आता है हॉलीवुड मूवी की तरह, विलन भी उतना ही पावरफुल होता है जितना हीरो होता है। विलन हार जाए लेकिन यस उससे पहले डैमेज बहुत करता है विलन भी। अब वो डैमेज कितना होगा वो हमारे ऊपर है। हम अपनी चेतना, सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द प्लैनेट, ऑफ द कंप्लीट पॉपुलेस, हम कितनी बढ़ाते हैं। जितनी चेतना बढ़ेगी उतना डिस्ट्रक्शन कम होगा। इसलिए नेगेटिव साइड हमेशा, हमें टीवी में, न्यूज में नेगेटिव चीजें, हर जगह नेगेटिव नेगेटिव, हमारी फ्रीक्वेंसी को फियर में रखना, फ्रीक्वेंसी हो कि हमारी चेतना ना बढ़ पाए। यस सर हमारी चेतना जहां बढ़ी, गेम खत्म, उनका गेम गया उनके हाथ से। तो हम अभी कह रहे हैं अरे ये करने वाले हैं, अभी ये ग्लोबल रिसेट आने वाला है, ग्रेट रिसेट, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एजेंडा 2030, ये सब हो रहा है। पर इस टाइम हमारी साइड को भी पावर मिल रही है। हम अभी कम तपस्या से, कम योग से वहां तक पहुंच सकते हैं, यहां तक नहीं पहुंच पा रहे, न जहां तक बहुत टाइम लगता था पहुंचने में। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, मतलब अर्थ भी हमें सपोर्ट कर रही है। सोलर मैक्सिमम आने वाला है, मतलब सन भी हमें सपोर्ट कर रहा है। यस और सर क्या चाहिए? फोटोन बेल्ट में हम हैं। वो एनर्जी, फोटोनिक लाइट, पूरी प्रकाश, P+ चार्ज, वो पूरा यहाँ पे है। तो हमें क्या, यस सर हमें अब बस यही, मुझे, मैं हर उसमें कहता हूँ, कल की अवतार आएंगे हमें बचाएंगे, कल की भक्त हूं मैं, कल की मुझे अपनी टीम में लेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। कल की अवतार आएंगे, कल की अवतार आएंगे, जीसस आएंगे, मैत्रा आएंगे, इमाम मेहदी आएंगे, जिसको आप मानते हो, वो हेल्प आएगी। पर अगर आप इंतजार करते रह जाओगे ना खुद हाथ पे हाथ रख के, तो हेल्प आएगी, काम हो भी जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप इसी मेस में अपने आप को पाओगे, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अभी मेस होने वाला है, जो वो मेस क्रिएट करने वाले हैं। अब ये मेस जो वो क्रिएट करने वाले हैं सबके लिए नहीं होगा। जो ऊंची चेतना है उनको हेल्प मिल जाएगी, और वो नीचे चेतना वालों को पता भी नहीं चलेगा कि इवेंट, दी इवेंट जिसका लोग वेट कर रहे हैं, इवेंट हो भी गया, मूवी खत्म भी हो गई, और वो भी मूवी इंतजार करने का इंतजार, मूवी स्टार्ट होने का इंतजार करेंगे। तो ये फर्क है। जैसे मैंने बताया था, पैराबल ऑफ द 10 वर्जिन्स डिस्कस किया था। 5 वर्जिन फुलिश थी, यस 5 वर्जिन इंटेलिजेंट थी। यस सर तो फुलिश वर्जिन की तरह वेट नहीं करना। तुम्हारे कल की अवतार ही तुम्हें बोलेंगे कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानता। फिर ये मत बोलना सर मैं तो आपका भक्त हूँ, मैं तो मंदिर जाता था, आपकी वो आरतियां उतार, आपकी महिमा गान करता था, लोगों को बताता था। वो कहेंगे आई डोंट नो यू, क्योंकि भगवान वही एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, वही भाषा पता है भगवान को। वो आपकी हेल्प तब करेगा अगर आप क्वालिफाइड हो उस लेवल तक। अगर आपने अर्न ही नहीं किया, आपने वो उस लेवल तक, उस क्वालिफाई, उस हेल्प को पाने का हक ही अगर आप में नहीं है, तो फिर वो हेल्प आपको नहीं मिलेगी। तो अर्थ भी अभी हमें पूरी हेल्प कर रही है, पर अर्थ का एसेंशन हो रहा है, सब हो रहा है, सब चीज सही है। पर ये जो लोग अभी कह रहे हैं ना 5D एसेंशन और ये सब, मैंने भी बताया हमारे 12 स्ट्रैंड्स है हमारे डीएनए में। आप नेक्स्ट लेवल का एम क्यों कर रहे हो, इतना छोटा एम क्यों कर रहे हो? मतलब एक 5th ग्रेड का स्टूडेंट का जिंदगी में बस एम यही है कि मुझे 6th ग्रेड में जाना है? नहीं, उसका एम है कि मुझे बड़ा होके यस बैचलर्स, मास्टर्स, डॉक्टरेट करके मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे लीडर बनना है कहीं का। वो एम है। तो एम ये 5th डायमेंशन और ये बच्चों वाले एम मत रखो। एम रखो मोक्ष का। एम रखो 12 डिमेंशन को पार करने का। एम रखो अपने पूरे डीएनए स्ट्रैंड्स को एक्टिव करने का। और उसके लिए अर्थ के एसेंशन का वेट क्यों करना है? आज शुरू हो जाओ। आज शुरू होके इस जन्म में तुम मोक्ष पा सकते हो। भगवान ने तुम्हारे अंदर सब कुछ दिया है, भगवान ने टेक्निक्स दी है सबको। वो उस टेक्निक्स को सीखो। कोई भी योग का पाथ जो तुम्हें सही लगता है, जो तुम्हारी अंतरात्मा मानती है, चाहे वो भक्ति योग हो, चाहे वो ज्ञान योग हो, उस मोक्ष को पा सकते हो तुम। 5th डायमेंशन में क्या रखा है? 12th डायमेंशन तक जाओ ना, और इसी जन्म में जाओ। तो धरती के साथ एसेंड मत हो, धरती से पहले धरती के भी ऊपर पहुंच जाओ। क्योंकि हमें एक टाइम मोक्ष तो ये है ना, हमें अर्थ प्लेन को भी हमें निकलना है। ये अर्थ प्लेन एक मैट्रिक्स है, हमें इससे भी निकलना है।
तो ये मैं सबको कहता रहता हूँ। अब जो लोग बहुत धार्मिक हैं और कल की अवतार में जिनकी बहुत श्रद्धा है, उनको ये चीज, मेरा मैसेज सही नहीं लगता। पर मैं ये नहीं कह रहा कि कल की अवतार नहीं आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हेल्प नहीं होगी, बल्कि वो तो सर्वव्यापी हैं, हर जगह हैं। अगर सनातन धर्म के ऊपर किसी को सबसे ज्यादा प्राउड फील होता है तो मैं उनमें से एक हूं। हमारी ये सनातन धर्म पूरी दुनिया को एक भेंट की तरह मिल रही है इस टाइम पे, और आगे अभी बाहर की पश्चिम पास ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो वेस्टर्न देश हैं, अभी जब वो भागेंगे, पैनिक में आएंगे लोग, क्योंकि उनको तो कुछ पता नहीं है इस बारे में, तो भारत ही है जो उनको सांत्वना दे सकता है, उनको असली ज्ञान दे सकता है, राइट? तो पर मेरी कल की अवतार उन सब में श्रद्धा है, पर मेरा ये भी कर्तव्य है कि मैं आपको सही चीज बताऊं। अगर आपको इस टाइम वो चीज अच्छी नहीं लग रही तो ठीक है, पर मैं जान पूछ के ऐसी ऐसी चीज नहीं बताऊंगा जो लोग सुनना चाहते हैं कि हाँ कल की अवतार का यहाँ जन्म हो गया है, कोई शंबाला में, कोई कहता है उड़ीसा में, कोई कहीं। क्योंकि ये वो लोग बोलते हैं जो स्कॉलर हैं, जो किताब में पढ़ के अच्छा ये चीज है, अपने माइंड में एक इमेज बनाते हैं और वो बोलना शुरू कर देते हैं। किताब में पढ़ के नहीं, उस चीज को एक्सपीरियंस करो, ब्रह्मांड कैसे काम करता है, सूक्ष्म जगत कैसे काम करता है, स्थूल जगत कैसे काम करता है। और वो आप तभी जान सकते हो जब तक आप समाधि में नहीं जाते, आपको नहीं पता चलेगा। आप सविकल्प समाधि में जाओ मिनिमम, निर्विकल्प तक नहीं, निर्विकल्प समाधि तक नहीं भी जा सकते, तब आपको पता चलेगा ये सूक्ष्म जगत कैसे काम करता है, स्थूल कारण जगत कैसे काम करता है। ये कोई मूवी की तरह नहीं है कि लास्ट में रजनीकांत आएगा और सबको बचा लेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू अर्न इट। और बैठे बैठे कि कृष्ण आएंगे और कल के अवतार आएंगे, इन सबका खात्मा करेंगे, जो एलीट हैं और ये जो इल्यूमिनाटी हैं, आप क्या उनकी मदद कर रहे हो? कल की अवतार की आपने क्या मदद करी कल की अवतार की? ये फ्रीक्वेंसी वॉर है, मैं बोलता रहता हूँ जशन आपको। दिस इज नॉट अ फिजिकल वॉर, दिस इज अ वॉर फॉर योर सोल्स। अब सोल का वॉर है तो स्पिरिचुअल वॉर हुआ। अब स्पिरिचुअल वॉर है तो मैं स्पिरिचुअली लड़ना पड़ेगा। अब स्पिरिचुअली कैसे लड़ सकते हैं? अगेन, एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी। अब कल की अवतार की हम सबसे ज्यादा हेल्प कैसे कर सकते हैं? अपने आप की फ्रीक्वेंसी बढ़ा के, अपनी चेतना बढ़ा के, सामूहिक चेतना बढ़ा के। यस सर। क्योंकि नेगेटिव साइड भी कमजोर नहीं है। जब पहले सुर और असुरों की, देवी देवताओं और राक्षस की लड़ाई होती थी, तब राक्षस भी उस लेवल पे होते थे ना, जो देवी देवताओं को बंदी बनाते थे, क्या कहते थे, चने चबा देते थे। बंदी। हाँ, तो हमें हेल्प करनी है पॉजिटिव साइड की, हमें कल की अवतार की हेल्प करनी है, हमें जीसस क्राइस्ट, मैत्रिया, इमा मेरी जो भी है, हमें उनकी हेल्प करनी है। एक ही एनर्जी है वो। और हम अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के, फिर से मैं वही बोलूंगा जो मैंने रमन महर्षि का बोला था, कि योर ओन सेल्फ रियलाइजेशन is the supreme service you can give, you can render the world. तो अपने आत्मज्ञान में, अपनी आत्म उन्नति में ध्यान दो। वो ही यूनिवर्स के लिए सबसे अच्छा परोपकार तुम कर सकते हो, सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन तुम कर सकते हो। और फिर तुम बोल सकते हो यस, अब कल के अवतार आए और मुझे हेल्प करें, क्योंकि मैंने वो अर्न किया है, आई एम क्वालिफाइड। ये सर आपने बहुत अच्छा क्लियर करा कि लोग, जो हमारे धर्मों में ये डिस्क्रिप्शन है कि कलयुग क्यों गोल्डन पीरियड है भक्ति करने का, क्यों ऐसा ये समय है जिसके अंदर कुछ दिनों की भक्ति भी हजारों सालों की भक्ति को मात देती है। एग्जैक्टली। एक ऐसा समय जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह के चक्कर से निकल के अगर कोई इंसान 2 पल भी राम नाम को, इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग को, कॉन्शियसनेस को देता है, तो ये आपको मोक्ष तक जाने का रास्ता क्लियर करती है। और आपने ये भी क्लैरिटी दी कि कैसे कल की अवतार, बिल्कुल सही बात है सर। एक कली पुरुष, जिसे हम डार्क एंटिटी या फिर नेगेटिव एंटिटी कहते हैं, कि जिसका दबदबा है इस समय, हम कहते हैं कल के अवतार आएंगे, वो ऐसे जन्म लेंगे, इस जगह लेंगे, वो ये करेंगे। सर एक ऐसा ये एंटिटी क्या डिसेप्शन नहीं कर सकती उन ग्रंथों के साथ? क्या ये उन्हें मिस इन्फॉर्मेशन से हमें ये पहला स्टेप हो सकता है कि हम युग परिवर्तन के बारे में, कल के अवतार के बारे में लोगों को बताएं, पर एक ठोस चीज हम उसके बारे में क्लैरिटी देना मुश्किल है। अब सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आज के समय में
चाहे इसे कलयुग का प्रभाव कहें, कि लोग चैनलिंग का सहारा ले रहे हैं लोग। मैं एक वीडियो मैंने देखा जिसके अंदर एक इंसान ऐसे बोलता है कि अपनी आंखों को बंद करिए, आपको मैं 532 हर्ट्ज की एक फ्रीक्वेंसी देता हूँ, जिससे आपका ये माइंड के ऊपर चक्र है ये खुल जाएगा और आप कुंडलिनी अवेकन कर सकेंगे और मोक्ष को प्राप्ति आपकी हो जाएगी। तो सर ये क्या मजाक है, मतलब ये अवेकनिंग क्या चीज है जो ये 30 सेकंड की वीडियो से अवेकन कर रहे हैं? वही है ना। सारे वेद उपनिषद सनातन धर्म जो हमारे ऋषि मुनि बोलते आए हैं, सबको पैकअप करके दरवाजे के अंदर अलमीरा में बंद करो, बस वो हेडफोन लगा के। कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी बताई तुमने? 532। हाँ, 532 फ्रीक्वेंसी। अब वो लगा के अपने सातों चक्र खोल के, बस सातों चक्र खोल के फिर मोक्ष मिल गया, बस 10 मिनट में आपको मोक्ष मिल गया। चाहिए क्या फिर? ये लॉ ऑफ कर्मा और ये जन्म मरण का चक्कर, ये सब तो फिर ऐसे ही है ना, बस वो 10 मिनट आपको वही सुनना है, बस फ्रीक्वेंसी को। तो ये जो है ना जश्न, ये मैं हंस तो दिया, पर ये ना एक बहुत सीरियस इशू है। मेरे भी जो ग्रुप में जो लोग हैं, वो कभी कभी मैं गुस्सा हो जाता हूँ जब वो मुझसे वन ऑन वन कुछ पूछते हैं कि सर ये चैनलर है, ये चैनलिंग करता है सेंट जर्मेन को, सेंट माइकल को, सर ये और ये गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट। तो यस सर। ये लोग इन चीजों को अभी रिसर्च करना स्टार्ट किया है, जब से कोविड और ये CV-19 और वर्क फ्रॉम होम जब स्टार्ट हुआ है। मैंने पहले बोला था मैं इन चीजों को 2004, 5, 6, 7 में कर चुका हूं। मैंने आई हैव डन एंड डस्टेड। जब मैं सीकर था तब मैं इस लेवल तक नहीं पहुंचा था आध्यात्मिक उन्नति में जहां मैं आज हूं। तो मैं भी वो भी प्याज की लेयर को मैंने बाहर का छिलका ही उतारा था, मुझे लग गया था अच्छा ये सच है, मैं सच तक पहुंच गया हूँ। फिर वो एक छिलका और खुला, फिर वो एक लेयर और खुली, फिर वो एक लेयर और खुली। अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं सच तक पहुंच गया हूँ, पर अगर मैं सहस्त्रार तक जब मोक्ष तक पहुंच जाऊंगा तब हो सकता है एक लेयर और खुल जाए अंदर की। तो जो हमारी चेतना है उस लेवल पे हमें लगता है हम यही सही है, बस अब मुझे मिल गया। जब हम बच्चे थे हमें लगता था अब मैं सच सोच रहा हूँ, इसके ऊपर और कुछ नहीं हो सकता सच। अब हम बड़े हुए हम सोचते थे अरे वो मैं क्या पागलों की तरह, क्या बचपना वाली सोच थी मेरी, क्योंकि उस टाइम चेतना ही उतनी थी। अब कुछ लोग ये कहते हैं ना, अरे भविष्य मालिका में तो ये लिखा है ना, देखो इट्स कॉमन सेंस। अरे वो कॉमन सेंस क्या है? कॉमन सेंस इज विजडम। कॉमन सेंस कहां से आ रही है? विजडम से। और वो विजडम कहां से आ रहा है? तुम्हारी चेतना के लेवल से। तो जिस लेवल की तुम्हारी चेतना है उस लेवल की तुम्हारी विजडम हो जाएगी और तुम्हारी कॉमन सेंस कहेगी यही सही है जो मैं सोच रहा हूं। तो ज्ञान को पहले उस टॉप मोस्ट लेवल तक लेके जाना है, तब बोल सकते हो कि अब व्हाट माय लॉजिक इज सेइंग दैट इज करेक्ट। ये 3 डायमेंशनल लिमिटेड विजडम से नहीं। तो 2004, 5, 6, 7 में ये होता क्या है, ये सारी चीजें ना वेस्टर्न सिविलाइजेशन से स्टार्ट होती हैं। क्योंकि हमें इंडिया में, हम सनातन धर्मियों को, हमारे पास तो असली नॉलेज है ना, अहम ब्रह्मास्मि वाली नॉलेज है, तत्वम असि वाली नॉलेज है। यस सर। हमें कौन पागल बनाएगा? यस सर। पर वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जो इस बाइबल के इस बाइबल के जो कि एक फैब्रिकेटेड बुक है, रियल बाइबल है ही नहीं आज। एवरीथिंग इज फैब्रिकेटेड हियर बाय किंग जेम्स एंड कंपनी। सारे वर्ड्स फैब्रिकेटेड हैं, सारे चैप्टर्स फैब्रिकेटेड है, एवरीथिंग। तो उनका बेसिस ये है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का। उन्हें एम ब्रह्मास्मि नहीं पता, उन्हें तो ये पता है जीसस इज द वे। और कोई कर्म कुछ नहीं है, बस हाथ जोड़ के बैठ जाओ जीसस के नीचे। उन्होंने जो क्रूसीफाई हुए थे, उन्होंने जो खून बहाया था, दैट इज फॉर योर फ्यूचर कर्मा, फ्यूचर सिंस। तो कुछ भी सिन करो, बस लास्ट में अपने आप को सरेंडर कर दो, यू विल बी गिवन सैल्वेशन। और जो जीसस को नहीं मानते, दे विल बी पुट इन लेक ऑफ फायर। वो फायर के तालाब में सड़ते रहेंगे पूरी जिंदगी। और जीसस ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जब ये लोग आते हैं ना ऐसे कार्टून्स, तो यस सर। उनको फूल करना, उनको पागल बनाना बहुत आसान होता है वेस्टर्न लोगों को, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान नहीं है। पर हम लोग तो ऐसे मूर्ख नहीं है ना इंडिया में। पर मैं देख रहा हूँ बहुत लोग मुझसे भी पूछते हैं, हमारे भारतीय साथी, कि मैं कहता हूँ क्या, तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि वो गुस्सा इसलिए है कि आप भ्रमित ना हो। मुझे याद है 2004-5 में
एक कैरेक्टर होता था बशार, अब पता नहीं है वो है नहीं, क्योंकि मैंने सब डन एंड डस्टेड कर दिया 10 15 20 साल पहले। एक कैरेक्टर था बशार, वो चैनलर था, ही वाज द मोस्ट फेमस इन सब चैनलिंग में। और वो ऐसे स्टाइल में, ही यूज्ड टू डू लाइक दिस, नाउ आई विल स्टार्ट द चैनलिंग ऑफ सेंट जर्मेन और सेंट माइकल और पेलेडियंस और सीरियंस, देन ही यूज्ड टू डू लाइक दिस। अब वो ऐसे दिखाता था मेरे अंदर वो आत्मा आ गई है, और वो बोलता रहता था। फिर लास्ट में अब आत्मा निकल गई है। ये तमाशा बना रखा है। मतलब ये वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं है एस्ट्रल वर्ल्ड में चीजें कैसे काम करती हैं, सूक्ष्म कारण जगत में चीजें कैसे काम करती हैं। मतलब वहां से जो हायर, ये जो हमारे कारण जगत सूक्ष्म जगत में जो आत्माएं हैं, दिव्य आत्माएं, वो नीचे देखती होंगी कि ये क्या पागल बना रखा है लोगों को इन्होंने। उनके लिए कॉमेडी सर्कस होता है। और उस टाइम एक और, ये गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट, यस सर। 2008 में मुझे याद है, एक ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस थी, ब्लॉसम गुडचाइल्ड, अभी वो है नहीं मुझे नहीं पता, ब्लॉसम गुडचाइल्ड। उस टाइम लीमन ब्रदर्स का कोलैप्स हुआ था 15 सितंबर 2008। तुम तो बहुत छोटे हो गए जशन। लीमन यस ब्रदर्स का कोलैप्स हुआ था यूएस में, यूएस इकोनॉमी पूरी रिसेशन में थी, यूएस बैंक्स खत्म हो जाएंगे अगर बेल आउट ना मिला, तो ऐसे था कि पूरा डूम्सडे सिनेरियो। तब वो आ गई थी, बस एसेंशन का टाइम आ गया है, क्लींजिंग का टाइम आ गया है। आई थिंक इट वाज 25 अक्टूबर, 25 अक्टूबर था या 21 अक्टूबर था 2008। गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट, मुझे बता दिया है बस, वो इस टाइम आने वाली हैं ऊपर से गैलेक्टिक फेडरेशन, उनकी पूरे यूएफओज होंगे और वो कांटेक्ट करेंगे। जो लोग उन्हें मानते थे वो पूरे वीडियोस कैमरास हर चीज के साथ तैयार। वो दिन चला गया, एक हफ्ते तक ब्लॉसम गुडचाइल्ड वाज मिसिंग, मतलब वो लापता थी, मतलब छुपी हुई थी। फिर आई कि इस रीजन की वजह से ना ये हो गया थोड़ा डिले, 1 साल बाद, फिर 1 साल बाद, फिर 1 साल बाद, अब पता नहीं वेदर शी इज स्टिल देयर और नॉट। तो ये सेंट जर्मेन और ये सारी चैनलिंग सीरन और ये सारी जो 2006 7 8 में थी वही आज है, बस उनकी टाइमलाइन चेंज होती रहती है। और वो एक ही चीज बोलते हैं बस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और ये मास अवेकनिंग एंड दिस दैट। सर, लोग सुनते भी हैं उन्हें। लोग सुनते हैं क्यों? कोई अपने आप पे काम करना नहीं चाहता, हर कोई कामचोर है, हर कोई चाहता है कोई बाहर से आए, मेरा सेवियर, शॉर्टकट चाहते हैं। मेरा कल्कि, मेरा क्राइस्ट, और मुझे आगे बचाए। तो इस चीज से जितना अपने आप को बचा सकते हो, मैं तो अपने सब्सक्राइबर्स को यही बोलता हूं कि इन सब चीजों से अपना टाइम बचा के ध्यान करो। हर कोई क्या आके बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी रहता हूं, पर ये सब चीजें देखने का टाइम है। अगर ये आधे घंटे का टाइम भी आप बचाते हो इस वीडियो को देखने से, आप आधे घंटा ध्यान कर सकते हो। मैं तो ये अपने सब्सक्राइबर्स को बोलता हूँ, अगर मेरा वीडियो आपके कुछ ज्ञान में वृद्धि नहीं ला रहा है, कोई बेनिफिट नहीं है, आप मेरे वीडियो को भी मत देखो, आप ध्यान करो। दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू एनीथिंग, टू योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड। खासकर इस टाइम, अगर अभी 20 साल पहले होते, अगर हम 20 साल अभी 2000 में होते, तो ये सब चीजें ना बोल रहा होता। पर अभी एक अर्जेंसी है, एक अर्जेंसी दिखानी पड़ेगी हमें, क्योंकि टाइम कम है। People are going to die, Jashan, in these 10 years. Population is going to reduce by a hell lot. लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा। 1 साल 1.5 साल पहले इंडिया में वेव 2 आ रखी थी, हर कोई कि मेरे आपके सामने आपके लव्ड वंस जा रहे थे, आपके पास पैसा था, सब कुछ था, आप बचा नहीं पा रहे थे। वो तो ट्रेलर था, अभी तो मूवी स्टार्ट ही नहीं हुई, और आप सोच रहे हो बस सब कुछ खत्म हो गया, अब हम कोई ओल्ड ओल्ड वे ऑफ लिविंग में जाएंगे। नहीं, अभी टाइम है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, पीस, साइलेंस, साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म। अभी ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको, क्योंकि आगे जब वो इवेंट्स होने वाले होंगे, तब आप अपना पीस ऑफ माइंड खो दोगे। तो अभी करो उन्नति, अभी स्टार्ट करो जितना हो सके। और केवल स्पिरिचुअली नहीं, फिजिकली, मेंटली, हर चीज से आपको प्रिपेयर होना है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्पिरिचुअल। क्योंकि वो नहीं होगा तो आप आने वाले 10 साल में फुटबॉल की तरह आपको किक मारी जाएगी और आप इधर उधर, फुटबॉल वाली हालत होगी आपकी, या फिर आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। सर, इस पर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एंटायर पॉडकास्ट इस पर बनाए कि हम क्या कर सकते हैं आने वाले 10 सालों में, जो ये युग परिवर्तन या फिर ट्रांजिशन पीरियड जिसमें आपने बताया कि ऐसी ऐसी इवेंट्स होंगे, हम बचने के लिए इससे क्या कर सकते हैं। तो इस पर भी जरूर एक पॉडकास्ट
आप हमारे साथ आए। और सर मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा कि आपने एक पिछले पॉडकास्ट में मुझे बताया था कि अर्थ इज पासिंग थ्रू दिस बेल्ट ऑफ फोटोन, मतलब फोटोन बेल्ट से ये गुजर रहा है, जिसके कारण ही इस समय जो भक्ति की जाएगी, इस समय जो इंसान योग में इन चीजों में ध्यान देगा, उसकी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने में ध्यान देगा, तो वो आसानी से ये रेज कर सकता है फ्रीक्वेंसी कॉन्शियसनेस, और इस ट्रांजिशन पीरियड से निकल सकता है, एक सतयुग का गोल्डन एज में जा सकता है। तो सर मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि क्या मतलब ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, या फिर इसका क्या, कैसे आप इसे प्रूव कर सकते हैं कि हम असली में ये फोटोन बेल्ट से गुजर रहे हैं? तो जशन आजकल लोगों को प्रॉब्लम ये है ना लोगों के साथ कि उनको कुछ पता हो तो उनको हर चीज का प्रूफ चाहिए। यस सर। और वो प्रूफ भी ऐसा चाहिए, मतलब ऑफिशियल लेटर हेड के ऊपर। मतलब मैं लोगों को ये बता रहा हूँ अपने वीडियोस में कि ये जो मिस्ट्री जूस हमें दिया जा रहा है उसके अंदर जीओ है, जीओ शॉर्ट फॉर्म है। यस सर। यस सर। अब वो कहते हैं प्रूफ करो इसको। अब मैंने इतने सारे उनको, जब अदालत में जब कुछ होता है ना कि एडवोकेट को कुछ केस का कुछ प्रूफ करना होता है, एक तो होता है स्ट्रेट एविडेंस, कि स्ट्रेट एविडेंस मिल जाए कि हाँ ये इसने किया है कुछ वीडियो में या किसी में। तो स्ट्रेट एविडेंस नहीं होता, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। इतने सारे कोइंसिडेंसेस एक साथ कैसे हो सकते हैं विच पॉइंट टू द सेम थिंग। तो ऐसे ही मैंने इतने सारे उनको प्रूफ दिए और मैं आगे भी देता चला जाऊंगा, पर वो कहते हैं नहीं नहीं प्रूफ दो, गूगल पे तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। मतलब मैं उन्हें श्री नरेंद्र मोदी जी या यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के ऑफिशियल लेटर हेड पे कि हाँ इस मिस्ट्री जूस के अंदर ये चीज है, इसको मत लीजिए, तब वो मानेंगे प्रूफ। और ये वही उसी उसी गूगल पे अगर कुछ लिखा है उसको मान जाएंगे सच। उसी सेम गूगल पे, सेम गूगल जो कहती है कि 9/11 अफगानिस्तान के गुफा में कुछ कबीली लोगों ने किया, दे कैरिड आउट दिस, और इतने सोफिस्टिकेटेड पेंटागन का मतलब इतना सोफिस्टिकेटेड उनका प्लेन, जो पायलट को भी, बड़े से बड़े पायलट को भी 6-6 महीने ट्रेनिंग में लगते हैं यस सर। उसको अनपढ़ वो जो अफगानिस्तान के कबील गुफा में लोग जिनको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता, उन्होंने कोऑर्डिनेट्स पूरे बिल्कुल सही एंगल पे ट्रेड सेंटर में जाके अटैक किया। तो मतलब ये लोग, वही गूगल जो कहता है कि हाँ ये जो हम आपको दे रहे हैं यही इसका क्योर है, और ये चीज, ये जो CV-19 सर्कल जहां से शुरू हुआ है, जो हम आपको बोल रहे हैं बस उसी को बिलीव करो। कोई अगर कुछ और बोलता है उसको सेंसर कर दो। मैं अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाता हूँ 1 मिनट में डिलीट हो जाता है। अभी पिछले हफ्ते ही मेरे सब्सक्राइबर्स को पता है, 1 हफ्ते के लिए मेरा अकाउंट डिलीट हो गया, मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया था। और मैंने एक कुछ ऐसा वीडियो बनाया जिसपे एक ऐसा वर्ड था जो यूट्यूब नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले, मेरा वीडियो भी 5 मिनट के अंदर अंदर डिलीट हो गया। तो जहां इस एज में जहां इतनी सेंसरशिप है, जहां सच आज तक आप तक पहुंचने नहीं दिया जाता, आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप गूगल पर रिसर्च करोगे, सर्च करोगे और पहला जो लिंक आएगा उसमें आपको पूरा सच मिल जाएगा। तो हमें, और एक चीज और, जब मैं फोटो, जैसे जो भी मैं कोई चीज बोलता हूं, मैं एक स्कॉलर नहीं हूं कि मैं बुक्स पढ़ के आपको बताऊं कि 10 लोग ये बोल रहे हैं चलो यही सही होगा बोल दो। जब तक मुझे वो खुद नहीं पता मैं आप लोगों के सामने वो चीज नहीं बोलता हूं। तो पहले अपने आप को उस लायक बनाइए कि आप खुद अपनी आंखों से देख सकें कि क्या हो रहा है। आप खुद खुद ब्रह्मांड की सिचुएशन आपको पता चले क्या हो रही है एनर्जेटिकली, तब आप बात करिए मेरे से। ऐसा क्या है इस टाइम कि इतनी जल्दी लोगों को अवेकनिंग हो रही है? कुछ तपस्या में लोगों की अवेकनिंग हो रही है। एक मैंने बताया सन सन का, एक मैंने बताया अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, पर मैं फोटोन बेल्ट में चले गए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इसका। ऐसा क्यों है कि अचानक से इलॉन मस्क को 2028 तक ही मार्स पे सिविलाइजेशन स्टार्ट करनी है? उसे पूछा जाता है कब तक? वी हैव टू डू इट बाय 2028, बाय नॉट बाय 2032, बाय नॉट बाय 2018, 10 years ago। अभी क्या, एलिट से पूछो, कार्ल श्वाब, क्लॉस क्लॉस श्वाब जो WEF का जो हेड है और अनइलेक्टेड हेड है, इलेक्ट नहीं किया, कहां से आया किसी को पता नहीं, और पूरी दुनिया के लीडर्स को बोल रहा है ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे ग्रेट रिसेट, ये वो सब चीजें।
उससे पूछो ग्रेट रीसेट कब तक आपको करना है, वी हैव टू डू इट बाय 2030। क्यों भाई 2032 क्यों नहीं, 2040 क्यों नहीं? ऐसा क्या होने वाला है 2030 तक? डिपॉपुलेशन कब तक करनी है, बाय 2030 वी हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट। क्यों? ये जो आपके अंदर अभी ये जो आपका डीएनए चेंज करके जो आपके अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, आपको डिवाइन से डिस्कनेक्ट करने की जो कोशिश करी जा रही है, अभी क्यों? 10 साल पहले क्यों नहीं, 10 साल बाद क्यों नहीं? ठीक एजेंडा 21 के टाइम पे, 2021 के टाइम पे क्यों स्टार्ट हुआ ये? और ठीक चीजें वैसी वैसी कैसे चल रही हैं जो इनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एजेंडा 2030 के प्लान्स के अंदर जो चीजें हैं। तो और ये सारा ये जो टाइमलाइन है, ये सारी युग परिवर्तन जो तुम बहुत अच्छे से कवर करते हो अपने चैनल पे जशन, युग परिवर्तन की इतनी सारी प्रोफेसीज हैं, इतने सारे प्रेडिक्शंस हैं जो होते आए हैं अलग अलग सिविलाइजेशन में, अलग अलग सभ्यताओं में, अलग अलग रिलीजन में। तो इस सेम टाइमलाइन की बात कर रहे हैं। मैथमेटिक्स कभी झूठ नहीं बोल सकती, मैथमेटिक्स सिंगुलैरिटी पे इशारा कर रही है। जब आपकी टेक्नोलॉजी, अगर आप ग्राफ खींचो, यहाँ टाइम, यहाँ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, वो एसिम्टोट बना रही है, इट गोज टू इंफिनिटी। मतलब मशीन्स आपसे इंटेलिजेंट हो जाएंगी, दैट इज कॉल्ड सिंगुलैरिटी। ट्रांसह्यूमनिज्म, आपका ये चेंज करके क्या बनाया जा रहा है? आपको ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक वंस की तरफ ले जाया जा रहा है। ट्रांसह्यूमनिज्म वेयर मशीन्स मर्ज विद ह्यूमंस। अभी सर 2 साल पहले कन्वेंशन हुई थी अमेरिका में, जिसके अंदर मतलब क्रीम, अगर हम कहें, सारे जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इनकी मीटिंग कन्वेंशन हुई, साथ में जो साइंटिस्ट है, वे चाहते हैं बाय 2030 ये एआई में कॉन्शियसनेस इंट्रोड्यूस कर दें, कि जब एआई कैपेबल हो अपने आप डिसीजन लेने का, कॉन्शियस होने का। ये इसके पीछे पागल हुए पड़े हैं, और ये भी टाइमलाइन 2030 ही है। तो हर चीज की टाइमलाइन 2030 है, ऐसा क्यों? तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि फोटोन बेल्ट का प्रूफ दो, मैं क्या प्रूफ दूं? शुड आई कॉल सुंदर बचाई की माइक्रो की भाई अपने गूगल सर्च में सबसे ऊपर आप ये रिजल्ट आना चाहिए, या अगर आपने ये चीज सेंसर कर रखी है तो इसको प्लीज सेंसर मत करिए। हमारी सबसे बड़ा फोटोन बेल्ट का एक और एविडेंस, क्योंकि मेरी तरह एक्सपीरियंस नहीं कर सकते लोग, क्योंकि लोगों ने योग नहीं किया हुआ, लोगों ने ध्यान नहीं किया हुआ, लोगों की अभी अभी वो लेवल नहीं है। तो बेस्ट मैं आपको ये समझा सकता हूं, ग्लोबल वार्मिंग। हमेशा से मैंने बताया है, फोटोन लाइट में जब आप जाते हैं, फोटोन बेल्ट में जाते हैं, तो फोटोन लाइट पी प्लस, एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, पी प्लस विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। जब भी कोई चीज पॉजिटिवली चार्ज होती है, इट इज ऑफ हायर टेम्परेचर। दिव्य प्रकाश ठंडा नहीं है, हमेशा गर्म होता है। कुंडलिनी जब जागती है, पीठ तुम्हारी तब जाती है गर्मी से। ऐसा नहीं होता तुम्हें ठंड लगे और तुम रजाई के अंदर घुस जाओ। सत्युग में कभी देखा, सत्युग में जो हमारी मैथोलॉजी होती है कि भीष्म ने और इन सब ने, ये तो द्वापर युग की बात हो गई, खैर सत्युग और त्रेता में कभी देखा है कि देवी देवताओं ने स्वेटर पहना हो, जैकेट पहनी हो? नो सर। दिव्य प्रकाश के अंदर गर्मी है, इसलिए हमारा पूरा सोलर सिस्टम, जब मैं कहता हूं फोटोन बेल्ट में जा रहा है, चला जा चुका है, तो इसीलिए जो टेम्परेचर, ये जो ग्लोबल वार्मिंग, ये जो झूठ बोलते रहते हैं, हमारे केवल अर्थ पे नहीं, सारे हमारे सोलर सिस्टम पे जो प्लैनेट्स हैं, सबका टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब यहाँ पे ये लोग झूठ बोलते हैं कि ह्यूमंस की वजह से बढ़ रहा है। चलो मान लिया यहाँ पे फैक्ट्रीज और एसयूवीज की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। सैटर्न पे टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? जुपिटर पे टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? यूरेनस पे टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? वहां पे फैक्ट्रीज हैं क्या? वहां पे एसयूवीज हैं क्या? वहां पे 7 बिलियन लोग की पॉपुलेशन है क्या? सच ये है, पॉपुलेशन इससे डबल भी हो जाए, ट्रिपल भी हो जाए जितनी आज है, ह्यूमन बींग्स 0.00001% ऑफ ग्लोबल वार्मिंग भी कंट्रीब्यूट नहीं करते। और ये चीज 2009 में इंग्लैंड में क्लाइमेट गेट स्कैंडल हुआ था,
तब तुम बहुत छोटे थे जशन। इंग्लैंड के कुछ हैकर्स ने तब ये क्लाइमेट गेट, क्लाइमेट चेंज और ये तब एक ग्लोबल वार्मिंग बोलते थे। अब ये लोग इतने शातिर हैं, उस टाइम ग्लोबल वार्मिंग बोलते थे, अब इन्हें लगा अरे कई जगह तो इतनी स्नोफॉल हो रही है कि जो एबनॉर्मल स्नोफॉल, भाई ठंडी जितना पहले होती थी उससे ज्यादा ठंड हो रही है कई जगहों पे, तो ग्लोबल वार्मिंग तो नहीं हुई। तो इन्होंने कहा चलो क्लाइमेट चेंज का नाम दे देते हैं, चाहे ठंड ज्यादा हो रही है चाहे गर्मी ज्यादा हो रही है, चेंज हो रहा है कुछ जो कि सही नहीं है। और वो चेंज किस वजह से हो रहा है इन साइंटिस्ट को पता है। पर जैसे ये CV-19 का जो सर्कस हुआ पूरी दुनिया में, जिस डॉक्टर जिस किसी ने सच बोलने की कोशिश करी उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया, उसकी मेडिकल प्रैक्टिस ना कर पाए, वो उसको सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट कर दिया गया। ऐसे ही ये चीज इस ग्लोबल वार्मिंग में करते हैं। और ये जो इनका CDC और FDA और NHS, ये जो इनका मेडिकल कम्युनिटी है, जो हमें बता रही है कि हम जो CV-19 के बारे में बोल रहे हैं वही सही है, हम जो कह रहे हैं अंदर लो वही सही है, इसके अलावा जो कुछ और बोल रहा है, जो कुछ और चीज आपको बता रहा है, उसको किसी को कुछ नहीं पता, हम जो बोल रहे हैं वही सही है। ऐसे ही इनकी ये साइंटिफिक कम्युनिटी है जो ग्लोबल वार्मिंग का भी नैरेटिव पुश करेगी। आज पहले करती आई है 2009 के पहले से, पर अभी और करेगी। 2009 में कुछ इंडिपेंडेंट हैकर्स ने यूके में इनके पूरे डॉक्यूमेंट्स को साइंटिस्ट के हैक कर लिया था। उन्होंने देखा था हर चीज को ये एक्सैजरेट करके दिखा रहे थे, डेटा फज था पूरा, और उसमें ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए थे। तो मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी में कोई अगर इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट होता है जो कुछ सच बताने की कोशिश करे, उसको कैसे बॉयकॉट करते हैं मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट ऊपर से नीचे तक। उसके कोई व्हाइट पेपर्स पब्लिश नहीं हो सकते, उसके जर्नल्स पब्लिश नहीं हो सकते, उसको सरकार से जो फाइनेंशियल एड मिलती है रिसर्च के लिए वो मिलनी बंद हो जाती है। ही इज कट ऑफ फ्रॉम द साइंटिफिक कम्युनिटी। तो इन लोगों के टेंटिकल्स हर जगह हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है पर मनुष्य की वजह से नहीं हो रही। अब ये इस ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज को एज अ नैरेटिव यूज करेंगे, ये आपके दिमाग में डाल दिया जाएगा कि आपकी वजह से हो रही है, इसलिए आपसे कार्बन टैक्स लेंगे। अमीर देशों से पूरा पैसा गरीब दूसरे देशों में, अमीर देशों को गरीब बनाया जाएगा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाएगा उनका, कि आप बुरे हो, सब आपकी वजह से हो रहा है। एक टाइम आएगा आपको बोलेंगे तुम ये जो CO2 निकालते हो ना इसकी वजह से भी हो रहा है, तो सांस लेना बंद कर दो, तो टैक्स लिया जाएगा। आई एम जस्ट जोकिंग, इस लेवल तक ये लोग सोचते हैं। तो अब मैं आपको प्रूफ दूं, मैं कैसे प्रूफ दूं आपको कि हाँ अगर मैं बोल रहा हूं, या तो मेरे ऊपर मान लो आपको कुछ 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 साल में खुद दिख जाएगा, या फिर आप वेट करते रहो नरेंद्र मोदी जी किस दिन 8 बजे रात को आएंगे भाषण में और बताएंगे हाँ हम फोटोन बेल्ट में जा चुके हैं या फोटोन बेल्ट में जा रहे हैं। वो होने नहीं वाला। तो प्रूफ किस लेवल का आपको प्रूफ चाहिए, दैट डिपेंड्स। और किसी दूसरे से पूछने की बजाय खुद अपने आप को इतना सशक्त बनाओ कि आप खुद अपने सवालों के जवाब खुद जान पाए। उस ब्रह्मांड से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करो। तो इतना ही बोलूंगा मैं। थैंक यू सर। पहले के पॉडकास्ट की तरह इसमें भी हमने वो चीजें जानी जो हमें इस मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं पता लगती। ये वो नॉलेज थी जिससे हम एक अलग डायमेंशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या बेसिस है, क्यों हम फोटोन बेल्ट थ्योरी कह रहे हैं, क्यों हम कह रहे हैं ये असेंशन हो रहा है, और कैसे हम अपने पे काम करके ये जो युग परिवर्तन का समय लोग कह रहे हैं, ये सिर्फ कल की अवतार की वेट करने से कुछ नहीं होगा। हम खुद पर काम करें, रेजिंग आवर फ्रीक्वेंसी, ताकि हम कनेक्ट कर सकें उनके साथ और जो ये ट्रांजिशन पीरियड है उससे निकल सकें। सर ये बहुत अच्छा सेशन रहा और मैं थैंक यू करूंगा सर, आपने टाइम दिया। और रिक्वेस्ट भी करूंगा सर, एक हमारी कम्युनिटी के जो सब्सक्राइबर है वो कह रहे हैं कि एक आस्क मी एनीथिंग एक सेशन जो आपके साथ बनाने को कह रहे हैं, जिसके अंदर टीन, जेनजी, मिलेनियल, जो उनकी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, जो उन्हें उनका टाइम खराब कर रहा है, कि अपार्ट फ्रॉम कि वो ध्यान दें मेडिटेशन पर, रेजिंग द फ्रीक्वेंसी, वो ब्रेकअप हो गया या फिर प्रोकास्टिनेशन की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, एग्जाम से पहले के टेंशन, मतलब इन चीजों पर आप हमें अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज शेयर करें। और
बहुत अच्छा सेशन था सर ये, आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, तो एक ये कि अगर आपको ऐसा रिक्वेस्ट आई है आपके सब्सक्राइबर से, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको आस्क मी एनीथिंग काइंड ऑफ सेशन वी कैन एक्सप्लोर, हम कर सकते हैं। जिस किसी चीज से जो मैं हेल्प कर पाऊँ अभी, क्योंकि मैं अपने चैनल पे भी इतना बिजी होता था, 2-2 महीने वीडियोस नहीं बनाता था, मैं मल्टीपल वीडियोस इन अ वीक बना रहा हूँ। क्यों? मैंने अपनी नींद कम करी, मैं पहले कम सोता था, मैंने नींद और कम करी है, मैंने अपना मेडिटेशन थोड़ा सा कम कर दिया है। क्यों? इस टाइम पे नॉलेज जितनी, जिस किसी हेल्प हेल्प जिस किसी चीज में मैं कॉपरेट कर पाऊँ, मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ, आई एम मोर देन हैप्पी। और एक चीज और बोलूंगा जाने से पहले, जो चैनलर्स हैं ना जो चैनलिंग करते हैं, जश्न, अगर तुम्हारे कोई सर्कल में ऐसा चैनलर है, मेरा प्लीज मुझे इंट्रोड्यूस करवाना। मैं देखना चाहता हूँ जब वो चैनलिंग करता है तो एस्ट्रल डिमेंशन से ऐसी कौन सी सोल है जो उसके अंदर घुसती है। तो मुझे बहुत उस बारे में दिलचस्पी है। और जो अभी लोग कह रहे हैं कि हाँ बैठे रहो, कुछ मत करो, बस कल के अवतार की आरती करो, कल के अवतार के नाम का जाप करो और वो आके आपको बचाएंगे, आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बाइबल में जर्माया, बुक ऑफ जर्माया में 23:16, चैप्टर 23 वर्स 16 में ये साफ बोला है, दस सेड द लॉर्ड, hearken not unto the words of the prophets that prophesy unto you, they make you vain, they speak a vision of their own heart and not out of the mouth of the Lord। ये लोग जो इनके दिमाग में एक विजन बन रखा है कि ऐसा होने वाला है अपनी विजडम के हिसाब से, ये उस चीज को आपको बताते हैं ये बोल के कि ये भगवान का संदेश है कि ऐसा होने वाला है। और द गॉड सेज इट डज नॉट कम आउट ऑफ द माउथ ऑफ द लॉर्ड। और सेकंड जर्माया 23:21 में भगवान कहते हैं, आई हैव नॉट सेंड दीज प्रॉफिट्स येट दे रैन, आई हैव नॉट स्पोकन टू देम येट दे प्रोफेसाइड। तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि हम किसको सुनते हैं, क्या सुनते हैं, और उससे वास्तव में हमारा बेनिफिट होने वाला है या नहीं होने वाला। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, जशन। थैंक यू सर अगेन, आपने समय दिया, ये नॉलेज को शेयर करा हमारे साथ। और ये था आज का पॉडकास्ट जिसके अंदर हमने शेयर करी डीप नॉलेज। और अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि जो ये डीप नॉलेज है, जो ये नॉलेज एसेंशियल है इस टाइम पर, ताकि लोग अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी कॉन्शियसनेस को रेज कर सकें और ये जो टाइम ऑफ ट्रांजिशन है इससे निकल सकें। तो शेयर करें इसे और मिलते हैं ऐसे अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।